सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ कनाल से पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर स्वागत करती हूँ आप सभी का 10th सिविक्स की क्लास में। आज हम लेसन 8 लेसन का नाम है लोकतंत्र की चुनौतियाँ के ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं। देखिए, इस लेसन में सबसे पहले जैसा कि नाम है लोकतंत्र की चुनौतियाँ, हम लोकतंत्र का अर्थ जानेंगे, लोकतंत्र के प्रकार के बारे में जानेंगे, अच्छे लोकतंत्र की क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में जानेंगे और फिर जानेंगे चुनौतियां कौन सी हैं। सबसे पहले देखिए जातिवाद। जातिवाद क्या है, जातिवाद के क्या परिणाम आते हैं। भाषा के ऊपर जानेंगे, सांप्रदायिकता के ऊपर जानेंगे कि सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है, सांप्रदायिकता के परिणाम क्या हैं। उसके बाद जो हम जानेंगे क्षेत्रवाद, जो सबसे बड़ी चुनौती है, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए क्षेत्रवाद के परिणाम क्या हैं उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। 10th सिविक्स लेसन 8 लेसन का नाम है लोकतंत्र की चुनौतियाँ। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तो जो लोकतांत्रिक देश है उसके सामने बहुत सी चुनौतियाँ। देखिए, हमारे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इतनी विशाल देश को संभालना, और जो हमारे देश की जनसंख्या है विश्व में दूसरे स्थान पर है, मतलब जो कुल जनसंख्या है उसका जो दूसरे स्थान पर सबसे अधिक जनसंख्या वो हमारे भारत में निवास करती है। तो इतनी जनसंख्या में आपको धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक विविधताएं पाई जाएंगी, क्षेत्रवाद की भावना पाई जाएगी। ये सारे एक चुनौती का काम करते हैं लोकतंत्र के लिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लोकतंत्र का अर्थ क्या है। देखिए, लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है जिसमें सभी व्यक्ति को समान अधिकार होते हैं। लोकतंत्र लोगों के द्वारा बनाई गई एक सरकार है जिसमें जो लोग हैं वो खुद ही वोट डालकर अपने नेता का चयन करते हैं। लोकतंत्र 2 प्रकार के हैं। सबसे पहला प्रतिनिधि लोकतंत्र और दूसरा प्रत्यक्ष। प्रतिनिधि वो, मान लीजिए हम किसी भी MP, MLA को खुद चुनते हैं वोट डाल के, या अपने गांव का सरपंच चुनते हैं। तो जो हमारे द्वारा चुना गया व्यक्ति है वो सरकार का निर्माण करता है, उससे हम क्या कहते हैं, प्रतिनिधि लोकतंत्र। जो दूसरा है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र केवल उसी जगह पे पाया जा सकता है जहाँ जनसंख्या कम हो। जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पर ये कामयाब नहीं है, क्योंकि हमारे भारत की जनसंख्या 130 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पर प्रतिनिधि लोकतंत्र पाया जाता है। अगला जान लेते हैं, एक अच्छे लोकतंत्र की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। सबसे पहले देखिए कि वहाँ पर धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक निश्चित समय के बाद चुनाव होने चाहिए, जैसे 4 साल या 5 साल, जो भी अवधि निश्चित है। जैसे अमेरिका में है, वहाँ 4 साल के बाद चुनाव होते हैं। भारत में 5 वर्ष के बाद चुनाव होते हैं आमतौर पर। अगर कोई विशेष परिस्थिति हो, जैसे कि सरकार पहले ही गिर जाए, गठबंधन से सरकार बनी होती है, मान लीजिए गठबंधन टूट गया तो सरकार गिर भी सकती है, तो समय से पहले भी चुनाव हो सकते हैं। वैसे अवधि 5 वर्ष निश्चित है। एक से अधिक दल का होना, ठीक है जी। अगला क्या है, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होना, ये सबसे ज़रूरी है। एक से अधिक दल का होना जरूरी है, निश्चित अवधि के बाद चुनाव हो। और लेकिन देखिए, जब तक न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी, मान लीजिए हमें सरकार की कोई नीतियाँ अच्छी नहीं लगी, हम उसके विरोध में न्यायालय जाते हैं। अगर न्यायपालिका भेदभाव पर आधारित होगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। निष्पक्ष होकर सरकार के कार्यों की आलोचना करेगी तभी फ़ायदा है। तो जो सबसे मेन विशेषता है वो है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का होना। चलिए आगे देखते हैं। अब हम जान लेते हैं, देखिए
लोकतंत्र के लिए चुनौती क्या? जाति। तो जातिवाद का क्या अर्थ है? जाति शब्द को समाज के अलग अलग वर्णों के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे शूद्र, वैश्य, इस तरह के पहले प्राचीन समय में समाज बटा होता था 4 वर्णों में। तो जो शूद्र होते थे वो सबसे नीची जाति माने जाते थे, लोग उनको छूना, उनके हाथ का पानी पीना भी गलत मानते थे। तो वर्तमान समय में ऐसी व्यवस्था बहुत कम है, किसी एक आधे गांव में आपको इस तरह की व्यवस्था देखने को मिल सकती है, लेकिन वर्तमान समय में जाति कोई खास समस्या नहीं रही है। लेकिन हाँ, जहाँ पर ये जातिवाद की समस्या हो तो वो तनाव का रूप ले लेती है समाज में और संघर्ष भी हो सकते हैं वहाँ। जातिवाद के परिणाम क्या हैं? देखिए, सबसे पहला, समाज की एकता कमज़ोर हो जाती है। अगर आप क्षेत्र विशेष में रह रहे हैं, वहाँ लोग जाति के आधार पर लड़ रहे हैं, तो वहाँ तो एकता होगी ही नहीं। दूसरा, सामाजिक संगठन कमज़ोर हो जाता है। जो देश का एक समाज को मिलकर एक संगठन बनता है, अगर जातिवाद होगा तो वो कमज़ोर हो जाएगा। देश की एकता के लिए बाधा बन सकती है, लोगों का नैतिक पतन हो सकता है, वो अपनी ही जाति का भला करने की सोचते हैं, बाकी जातियों से घृणा करते हैं। तो ये जातिवाद के परिणाम हैं। अब हम जान लेते हैं सांप्रदायिकता क्या होती है। देखिए, सांप्रदायिकता किसी एक संकीर्ण सोच, छोटी सोच है जो अपने समूह को श्रेष्ठ मानती है और उसी के हितों को आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। सांप्रदायिकता धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र के आधार पर हो सकती है, लेकिन जो निश्चित काफ़ी मान्यता है वो धर्म के आधार पर है। मतलब धर्म के आधार पर अपने धर्म को श्रेष्ठ मानना और बाकियों को कम मानना, तो ये सांप्रदायिकता है। चलिए आगे देखते हैं सांप्रदायिकता के परिणाम क्या होंगे। देखिए, जितनी भी ये सब चीज़ें हैं, इसका परिणाम तो सबसे पहला यही होगा कि देश के लिए खतरा बन जाएगी, देश की सुरक्षा के लिए, एकता के लिए खतरा बन जाएगी, राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा कर सकते हैं, कई बार सरकारें गिरा भी सकती है ऐसी चीज़ें। अब हम जान लेते हैं क्षेत्रवाद क्या है, अर्थ क्या है। देखिए, ये भी एक छोटी मानसिकता का प्रतीक है, जहाँ व्यक्ति रह रहा वो सिर्फ उसी क्षेत्र से प्यार करता है, अन्य क्षेत्रों की तरफ उसका कोई ध्यान नहीं होता। तो वो सिर्फ अपने क्षेत्र में रहने वाले लोगों के विकास की, उनकी प्रगति की कोशिश करता है। ये क्षेत्रवाद है। अब क्षेत्रवाद के परिणाम ये भी बिल्कुल वैसे ही है कि किसी एक क्षेत्र विशेष का विकास होता है, इससे क्षेत्रीय दलों का विकास होता है उसमें रहने वाले। मान लीजिए हरियाणा है, हरियाणा में कोई एक पर्टिकुलर जाति अधिक संख्या में है, तो उसी के आधार पर राजनीतिक दल बने, या धर्म एक कोई अधिक है तो उसके आधार पर दल बन जाए, तो ऐसा खतरा हो जाता है। सबसे पहले क्षेत्र विशेष का विकास, दूसरा क्षेत्रीय दलों का विकास, तीसरा देश की एकता के लिए खतरा, चौथा अलगाव की भावना, लोग अपने लिए अलग देश बनाने की सोचते हैं, जैसे कि पंजाब में खालिस्तान की मांग की जा रही है। ठीक है जी। अब अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।